अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने सॉल्युबिलिटी कर्व्स को स्टडी किया था, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व को। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम इनको स्टडी क्यों कर रहे हैं, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। इनकी डिपेंडेंस क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले सिंपल एक लाइन की डिफाइन है, बहुत सिंपल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस। यानी कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितनी तादाद में सॉल्यूट मौजूद हैं या कितनी तादाद में सॉल्वेंट मौजूद हैं, इन दोनों की जो तादाद है, इन दोनों की जो नंबर्स हैं पार्टिकल्स के, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं, हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद पे डिपेंड कर रही होती हैं, हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, हम अभी बढ़ेंगे इसके साथ ही। इसी तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तमाम आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में शामिल हैं। हम क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं, रीज़न क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इसको कॉलिगेटिव क्यों कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 3 सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 1 के अंदर हमने 6 ग्राम यूरिया को ऐड किया हुआ है 1 kg ऑफ वाटर के अंदर। ये 1 kg ऑफ वाटर है। 1 kg ऑफ वाटर में 1 kg वाटर, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो हमने स्टार्ट में चैप्टर में एक डिफाइन पढ़ी थी मोलल सॉल्यूशन, मोलैलिटी के नाम से। मोलल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट को हम 1 किलोग्राम में लेते हैं, हम उसको मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वाटर, वो 1 किलोग्राम ही है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन मोलल सॉल्यूशन है। तीनों सॉल्यूशंस कौन से हैं, ये मोलल सॉल्यूशन है। अब सवाल ये है कि ये कितने मोलल सॉल्यूशन है। हमने पढ़ा था कि अगर हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करें 1 kg में, उसको हम 1 मोलल कहते हैं। लेकिन जो ये हमने सॉल्यूशन नहीं है, ये 1 मोलल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो 1 मोल यूरिया है, 1 मोल यूरिया का जो मैस है वो 60 ग्राम होता है, लेकिन हम कितना ले रहे हैं, 6 ग्राम। यानी कि हमने इसको डिवाइड किया हुआ 10 पे, और 10 पे डिवाइड किया हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास 0.1 मोलल सॉल्यूशन है। सेम इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज का जो 1 मोल है, 1 मोल ग्लूकोज का जो मैस है वो 180 ग्राम होता है, लेकिन हम कितने ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं, 18 ग्राम। तो 180 को हमने 18 में कन्वर्ट किया है, कैसे, इसको 10 से डिवाइड करके। तो 1 मोलल अगर सॉल्यूशन होगा तो उसका मतलब है हम 180 ग्राम डिसॉल्व करेंगे, लेकिन हम 18 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम 10 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये भी क्या है, ये भी 1 मोलल सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर। और अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज के 1 मोल का जो मैस है वो 342 ग्राम होता है, लेकिन हम कितना डिसॉल्व कर रहे हैं ग्लूकोज, सुक्रोज को, ये हम डिसॉल्व कर रहे हैं 34.2, यानी कि 10 से डिवाइड किया हुआ है। और ये भी क्या है, ये भी हमारे पास 0.1 मोलल सॉल्यूशन है। इसका मतलब तीनों सॉल्यूशन हमारे पास क्या हैं, इनकी जो मोलैलिटी है वो एक जैसी है। तीनों सॉल्यूशन की मोलैलिटी ये एक जैसी है। अगर मोलैलिटी एक जैसी है, इसका मतलब इनमें पार्टिकल्स की तादाद भी एक जैसी है, और इनमें पार्टिकल्स की तादाद अगर एक जैसी है तो इनमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा वो एक जैसा आएगा,
इसी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर देखा जाए तो हमने जो सुक्रोज सोल्यूशन है इसमें ग्राम ज़्यादा हैं किसके निस्बत, ग्लूकोज के सोल्यूशन की निस्बत, और ग्लूकोज सोल्यूशन में जो अमाउंट है ग्राम की वो यूरिया की निस्बत क्या है, ज़्यादा है। अब इन तीनों सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट की मिकदार है, अमाउंट है ग्राम के अंदर, वो डिफरेंट है, लेकिन चूंकि ये तमाम सोल्यूशन क्या हैं, वो सेम मोलल सोल्यूशन है, इसलिए सेम मोलैलिटी के सोल्यूशन होने की वजह से इसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट की मिकदार क्या है, वो एक जैसी है। जब पार्टिकल्स की मिकदार एक जैसी है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, वो सेम डिफरेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम इन एक ऐसा वाटर का सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें 0.1 मोलर सोल्यूशन है, देन उस केस में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इजाफा हो जाएगा। कितना इजाफा होगा, 0.052 डिग्री का इजाफा होगा। और अगर 0.052 डिग्री का इजाफा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो नया बॉइलिंग पॉइंट है 0.1 मोलर सोल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, 100.52 डिग्री सेल्सियस, ये नया आपके पास क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें कमी आ जाएगी, सल्यूट की पार्टिकल्स को ऐड करने से कमी कितनी आ रही है, 0.186 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो नया आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर वो क्या हो जाएगा, -0.1860 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है कि आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर गया है। बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा क्यों हुआ है, क्योंकि जब आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड करते हैं, उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। उस वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक दफ़ा सुनिएगा कि क्यों सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं जिनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है, सोल्यूशन में अगर सॉल्वेंट की मिकदार एक जैसी है और सल्यूट की मिकदार से मुराद मैं यहाँ पे ग्राम की बात कर रहा हूँ, ग्राम अगर चेंज है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता, वो सेम ही तरह से चेंज या फिर सेम रहती हैं। किस तरह से कि अगर आपके पास अगर हम इन तीनों सोल्यूशन को देखें तो तीनों सोल्यूशन में मैस डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा मैस सुक्रोज सोल्यूशन में ऐड किया गया है वाटर के अंदर, लेकिन अगर हम तीनों सोल्यूशन को पार्टिकल्स के लिहाज से बात करें तो तीनों सोल्यूशन क्या हैं, ये 0.1 मोलर सोल्यूशन है, यानी कि तमाम सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेम मिकदार में ऐड किए गए हैं। जब तमाम सोल्यूशन में सल्यूट के पार्टिकल्स सेम अमाउंट, सेम मिकदार में, सेम क्वांटिटी पार्टिकल्स में ऐड किए गए हैं, तो जो इनकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा वो भी एक जैसा ही होगा। इसी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जो कि पार्टिकल्स की तादाद पे डिपेंड कर रही हैं। जैसे अगर हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, तो आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो रहा है वो 0.052 है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो रही है वो 0.186 डिग्री सेल्सियस है। वैसे जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, लेकिन जब 0.052 में इजाफा हो जाएगा तो 100.52 इसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा इस सोल्यूशन का। और अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट में बात करें वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, -0.186 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ पे जो ये दो वैल्यूज लिखी हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। हम जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसको KB, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फॉर दिस मोलैलिटी, जिसको हम KB कहते हैं, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दिस सोल्यूशन, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, KF कहते हैं। और जो आपके पास मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है KB, इसको हम E वॉल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कह रहे होते हैं, और जो आपके पास मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट है जिसको हम KF कह रहे होते हैं,
हम इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि जो आपके पास सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी, उन दोनों की वैल्यू उस मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करिए। अगर मोलैलिटी सेम है तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी वो एक जैसी होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ई बोलिस्कोपिक फॉर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और क्रायोस्कोपिक फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो सॉल्यूशन में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, यानी कि अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार क्या है, सॉल्वेंट की जो अमाउंट है ये ज़्यादा है, हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से जो हम सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। वोलाटाइल क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे लिक्विड को हम वोलाटाइल कहते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इवन कि वो रूम टेम्परेचर में भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वोलाटाइल हो, वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, उसके वेपर आसानी से नहीं बनने चाहिए। सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सॉल्यूट ऐसा भी ना हो कि उसमें से करंट पास कर सकता हो, यानी कि वो अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाए। तो अगर आप ये तीन चीज़ों को माइंड में रखते हैं, ये तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर, देन उस सॉल्यूशन में आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम सिंपल ये कहते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तब ही स्टडी कर सकते हैं जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो और जब सॉल्यूट क्या है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। फर्स्ट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में कमी। यहाँ पर दो डायग्राम्स को शो किया गया है। फर्स्ट डायग्राम वो है जिसमें प्योर सॉल्वेंट मौजूद है। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्योर सॉल्वेंट के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, वो ज़्यादा मिकदार में ये इस सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पर इस वेपर के अंदर, यहाँ पर स्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, हमारे पास वेपर्स मौजूद हैं इस सॉल्वेंट के, और सॉल्वेंट के वेपर होने की वजह से सारा का सारा प्रेशर किसका है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर्स का है। तो इन दिस केस वेपर का प्रेशर क्या है, वो ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक पार्टिकल्स शो किए गए हैं, इस ब्लैक पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने सॉल्यूट को ऐड किया है। जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम इवेपोरेट होंगे। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम इवेपोरेट होंगे तो डेफिनेटली सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। जरा दोबारा इस बात को सुनिएगा। मैंने कहा कि अगर आपके पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं वो सॉल्वेंट के ही हैं, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो कि वेपर के हैं सारे के सारे, और उनका जो वेपर का प्रेशर है वो भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हम इस सॉल्वेंट के अंदर कुछ मिकदार सॉल्यूट के ऐड कर देंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट को इंटैक्ट करेंगे, उनके द्वारा हमें अट्रैक्शन डेवलप करेंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को एवेपोरेट कम करेंगे। जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम एवेपोरेट होंगे उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। हम इसको कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में हमने क्या ड्राइव करना है, एक रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो वेपर प्रेशर में कमी है वो इस सॉल्यूट की वजह से आ रही है, इसलिए हम ये देखते हैं कि सॉल्यूट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है। जी, तो रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दोनों में क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, हमने राउट्स लॉ में पढ़ा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जो कमी है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है। हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने थोड़ी सी डेरिवेशन करनी है
किसके लिए, ताकि हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पर जो x2 क्या है, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। चूँकि हमने कहा है कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को तब स्टडी कर सकते हैं जब सॉल्यूशन क्या हो, ये डाइल्यूट हो। डाइल्यूट का मतलब क्या है, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट क्या है, कम है। और जब सॉल्यूट की मिकदार कम है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम N2 को ये इग्नोर कर देंगे, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिनोमिनेटर में इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, ये डाइल्यूट है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट की मिकदार कम है। जब इसे इग्नोर किया जाएगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा P ओवर P नोट, यानी कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू N2 ओवर N1। यहाँ से हम मोल, N क्या है, मोल, N2 मोल ऑफ सॉल्यूट है और N1 क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है। हमने इन मोल्स की जगह पे इसके फॉर्मूलाज को पुट करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो आपके पास N1 क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, जो बराबर किसके होता है, मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। लेकिन यहाँ मैस को किस फॉर्म में ले रहे हैं, वेट की फॉर्म में, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से N2 क्या है, ये आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर किसके होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर होते हैं मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। हम यहाँ पर मैस को किस फॉर्म में ले रहे हैं, वेट की फॉर्म में, ग्राम की फॉर्म में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सॉल्यूट। हमने क्या किया है, यहाँ पर इन दोनों फार्मूलाज को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। वो कैसे, N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट W1 ओवर M1, मोल्स ऑफ सॉल्यूट W2 ओवर M2। इन दोनों को पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन में, तो आपको ये बन जाएगा। ऊपर वापस वैल्यू किसकी है, ये सॉल्यूट की है, तो W2 ओवर M1 M2, नीचे सॉल्वेंट किया तो W1 ओवर M1। यहाँ से हम मैथ का रूल यूज़ करेंगे कि आपके पास जो ये M है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये जो M2 है ये यहाँ पर आकर इस W1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया है, इस वन को ऊपर ले गए हैं, तो W2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय M2। यहाँ से हमने क्या करना है, हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 है। इस M2 को, जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रही है वैल्यू, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी, M2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा P ओवर P नोट इज इक्वल टू W2 M1 ओवर W1। जस्ट हमने क्या किया है, इस M2 को यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई करवा दिया है। देन हमने चूंकि इस M2 को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर P नोट क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेल्टा P क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रिलेशन से हमने इसको सॉल्व किया है, और क्या फाइंड आउट किया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए। इससे नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज़ मजीद हैं जो कि आपके बुक में डिस्कस की गई हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें भी हम सेम मैथमेटिकल फॉर्म को यूज़ करेंगे, इसलिए इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसको याद भी करना है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।